नाजरीन, सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही हो और हर चीज़ आपके आसपास बेहतरीन हो, ज़िंदगी रंगों से भरी हो और अचानक एक हादसा हो जाए और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उथल पुथल हो जाए, उलट जाए, ऐसे में आपके अपने जो आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, सहारा देते थे, वो अचानक जालिम हो जाएं, तो ये इंसान पे कितना बड़ा जुल्म है इंसानियत का। ऐसी औरतें जो अचानक अपना किसी को खो देती हैं, उसके बाद उन पे जुल्म होता है, उन्हें एक कोने में फेंक दिया जाता है, उनके साथ एटीट्यूड बहुत ही बुरा बरता जाता है। बस हमारी ये कोशिश है एक छोटी सी कि हम उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी मुरझाई हुई ज़िंदगियों में मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश करें। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। आइए आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। शिरीन हैं हमारे साथ, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये सोशली काम अपने थिएटर के थ्रू करती हैं, प्लेस करती हैं और अपनी बात कहती हैं। और हमारे साथ शमाइल नबी साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं गिलगोटिया कॉलेज में। और साथ में जावेद जमील साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और कई किताबें इन्होंने लिखी हैं और पेशे से ये डॉक्टर हैं। तो चलिए, आज की गुफ्तगू है हमारा मौजू कि विधवाओं के साथ क्या होता है और क्यों होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो विधवाओं या बेवाओं की हम बात कर रहे हैं, उसको एक अलग से टॉपिक ना लेकर वो एक औरतों की जो एक जनरल हालत है उसका एक हिस्सा है। बस ये हो जाता है कि जब कोई हमारी बहन बेवा हो जाती हैं तो वही मुसीबतें जो औरतें फेस करती हैं रोज़मर्रा लाइफ में, वो कई गुना जो है एक्सपैंड हो जाती हैं, वो ज़रा और बड़ी हो जाती हैं और भयानक हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, साउथ एशिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बट हमारे आसपास जो मुल्क हैं, इसमें काफ़ी बुरी हालत है। और ये सिर्फ एक धर्म में लिमिटेड नहीं है, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड हम देखते हैं कि ये बहुत ख़ासकर उनकी फाइनेंशियल जो हालत होती है वो काफ़ी उस पर फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि सोशली भी उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप बताइए। ये जो इन्होंने बात कही, ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पीपल की बात कही उन्होंने, जो आमतौर पे अगर ये कंसीडर किया जाए तो वो पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े क्लास के, उनके साथ ये लेकिन हमारा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। करेक्ट। लेकिन अगर हम पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर करें, जो पूरे क्लास को कंसीडर करें, तो उसमें हर लेवल पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है जी। जो अगर थोड़े अच्छे क्लास में अगर हम बात करें तो उस क्लास में जो औरतों की जो प्रॉब्लम है वो फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। फिनेंशियली दे में स्ट्रॉन्ग, वो फिनेंशियली उनके पास क्या, बस उनके पास कुछ ऐसा जरिया है, जाता है और एक छत के नीचे एक जरिया है। लेकिन उनका जो एक होता है कि वो लोगों के साथ मिलें और लोग उनको एक अच्छी निगाह से देखें। अच्छी निगाह का मतलब कि उनको वो एक रेस्पेक्ट मिल सके जो उनको उनके शौहर के साथ मिलना चाहिए। ये शायद कहीं ना कहीं वो उनको मिल नहीं पाता है। जी। और कई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जी। इवन इसी के बारे में हम ज़रा स्क्रीन पे एक कहानी देखते हैं और हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो चलिए बाइट्स लेते हैं। सदियों पहले जब एक शौहर की मौत हो जाती थी तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था, जिसे हम सती कहते थे। फिर वक्त बदला, लोगों की सोच बदली। अब शौहर के मरने पर औरत के बाल काट दिए जाते थे और उसे अलग थलग कर दिया जाता था ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से महरूम रह सके। आज भी सोच पूरी तरह नहीं बदली है। दुनिया के कई हिस्सों में जब औरत विधवा हो जाती है और वो दूसरी शादी करना चाहती है तो लोग उसे बदचलन कहते हैं और उसके अपने ही ख़ानदान वाले भी कई बार उसे अकेला छोड़ देते हैं। एक अकेली औरत का समाज में रहना बहुत कठिन होता है। शायद इसी वजह से हिंदुस्तान की 70% विधवा ख्वातीन कभी दोबारा शादी नहीं करती। औरत दोबारा शादी करे या ना करे, दोनों ही सूरतों में उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। एक विधवा की जब दोबारा शादी होती है तो समाज और ख़ास तौर पे उसके ही ससुराल वाले आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे आपने देखा
एक औरत की क्या हालत हो जाती है अगर उसका शौहर ख़त्म हो जाए, आखिर उसमें उसकी क्या गलती है। एक औरत को पहले शादी में इस कदर ज़्यादा सजाया जाता है और उसको दुल्हन बना के इस कदर उसको खुशियाँ और मोहब्बत और सब कुछ दी जाती है, ख़ास जगह दी जाती है, और उसके बाद उसकी ये दिशा हो जाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आपको क्या लगता है? आप कुछ कह रहे थे, ज़रा हमें बताइए कि इसके बारे में। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जावेद साहब, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं चूँकि इस्लामिक स्कॉलर भी हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी भी महसूस होती है और फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि इस्लाम दुनिया का वो पहला मज़हब था कि जिसने बेवाओं के हुकूक़ को पहचाना। इस्लाम आने से क़ब्ल किसी भी दूसरे मज़हब के अंदर औरत को शादी करने की इजाज़त नहीं थी। इस्लाम ने न सिर्फ ये कि बेवा को इजाज़त दी शादी करने की, बल्कि उस चीज़ को प्रमोट किया गया। और इस्लाम ने बेवा और एक डिवोर्सी और एक अनमैरिड वुमन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा। तीनों को वही हुकूक़ हासिल हैं जो एक अनमैरिड गर्ल को हुकूक़ हासिल है शादी के सिलसिले में, वही हुकूक़ एक बेवा के भी हैं और वही हुकूक़ एक मुतल्लिक़ा यानी एक डिवोर्स वूमन के भी हैं। और ये बड़ी हैरत का मकाम है और बड़ा काबिल एक दीद ये मंज़र है कि हम जब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी होती है पहली, वो एक विडो से होती है जी। एक विडो को बाकायदा इनहेरिटेंस के अंदर राइट दिया गया है जी। उसके बाद में सिर्फ 4 महीने 10 दिन की इद्दत के बाद उसको इस बात की पूरी इजाज़त दी गई कि अपनी चॉइस से जहाँ चाहे शादी कर सकती है। लेकिन मसला ये है, सवाल ये उठता है कि हम इसे कितना इस बात को फॉलो करते हैं आज के ज़माने में। आजकल हदीस के बहाने और गलत किस्म के इस्लाम के एजुकेशन की वजह से, गलत सीख की वजह से, गलत तालीम की वजह से लोग ये समझते हैं कि बेवा जो है उसका ये मकाम नहीं है। मुसलमानों के अंदर कम से कम आज भी इसके बावजूद कि जो आइडियली होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हम भी तो हालात बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि आगे बढ़ने की बजाय हम लोग काफ़ी कुछ एडुकेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ रिग्रेस होते चले जा रहे हैं। चूँकि देखिए, ये देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस में राइट्स कुरान ने दिए, लेकिन हकीकतन वो राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। तो अफसोसनाक बात है जिसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो हम तो मजहब के खिलाफ चल रहे हैं, इसका मतलब जी बिल्कुल। वो उनको ये ज़रूरी है कि जो भी हुकूक हैं वो उनको सही तरह से डिफाइन किया जाए कि ये है राइट्स। वो इट मीन कि उनको बोल्ड लेटर में एक बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा जाए और बड़े पैमाने पे इस चीज़ को बताया जाए कि उनके क्या हुकूक हैं। ये एक कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, उनके पास ये नॉलेज है और वो इसको वो फिर आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। जी। पर कई बार क्या होता है कि सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी इजी नहीं होती। अब एग्जीक्यूशन क्योंकि हमारी नहीं है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उसके बावजूद आप और चीज़ें देख लीजिए, दलित राइट्स देख लीजिए, जो नहीं हो पाते इम्प्लीमेंट। उसका रीज़न सबसे बड़ा, मैं जो पहले बात करना चाह रही थी कि देखिए, सोशल जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अलग करके नहीं रख सकते। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि औरतें हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, ज़्यादातर मर्दों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात कह रहे थे, तो उसके बारे में प्लीज़ आगे। जी। तो जो अलग अलग तबके की बात है कि अलग अलग तबके में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग तरह की सॉल्यूशन भी हम देख सकते हैं। जी। जैसे जहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी की रीच है, उनके लिए अभी बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के वेबसाइट डेवलप किए हैं जी। जैसे againmarriage.in करके है, या इस तरह के बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जहाँ पे विडो के लिए एक अलग से सेक्शन है जी। तो वहाँ पे वो रजिस्टर करें अपने आप को, तो उनसे क्या है कि उनको चांसेस ज़्यादा है मिलने के कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन जहाँ पे रीच नहीं है वहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन नहीं है जी। उसके लिए हम दूसरा ये कर सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे NGO हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो इनिशिएटिव लें और वो वैसे लोगों को फाइंड आउट करें जो विडो हैं, विडोवर हैं, और उनका एक पूरा कंप्लीट एक डेटाबेस बनाएं। और डेटाबेस बनाने के बाद फिर वो मैच करके फिर उनको प्रपोजल सेंड करें, और फिर उसके लिए एक एजेंसी भी काम कर सकती है वहाँ पे कि इनकी रीसेटलमेंट ऑफ लाइफ
वो दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमें इस पे गौर करना चाहिए कि सोसाइटी किस नज़र से देखती है ऐसी औरतों को, कि वो जो माइंड सेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आम तौर पर आज भी ये रुझान पाया जाता है कि अगर विधवा हो जाती है तो उसको दूसरी शादी करके क्या करेगी, क्या उसको ज़रूरत कहाँ है। ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। खुद उन औरतों में भी ये बात उनके जहन में बैठनी चाहिए, क्योंकि ये बात आज हम एक और नए दौर से गुजर रहे हैं। हमारा जो नया दौर है वो एक मार्केट स्पॉन्सर्ड फेमिनिज्म का दौर है, कि जहाँ पर मार्केट हमें गाइड कर रही है कि किस तरीके का औरत का एक तस्वीर किस तरह का उभरे, हमें उससे भी बचकर चलना है। कुछ बाइट्स देख लेते हैं और उन बाइट्स के बाद कुछ और अच्छे सवाल उठेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, ट्रेजिक होता है एक विडो के लिए एक लोनली लाइफ लीड करना। अब उसका फ्यूचर जिस पे लाई करता है, जिस पे वो डिपेंड रहती है, या लगता है कि इट्स ऑल राइट, तो जैसे वो करना चाहती है वैसे ही उसको अपना करना चाहिए। डिपेंड करता है कि उसकी उस समय एज क्या है। अगर उसकी एज काफ़ी है और उसके बच्चे भी हैं तो उसको वहीं रहना चाहिए, अपने ससुराल में रहना चाहिए। जो विडो हो जाती है वो, तो उसके बाद स्टिल की जब शादी करके इंसान मतलब किसी के घर पे चले जाता है, उसको तो वहीं पे रहना चाहिए, बिकॉज अब उसकी जो फैमिली है वो वही है, उसकी फैमिली, उसके लिए सारा कुछ वही है। सबसे पहले एक फीमेल को ट्राई करना चाहिए कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, बजाय इसके कि उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़े। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने बोला था कि सती प्रथा वैसे तो कुछ है नहीं, अब इट ऑल एबॉलिश्ड। फीमेल आल्सो हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लोग बता रहे हैं कि किसे कहाँ रहना चाहिए। ये एक बहुत ही इंडिविजुअल ख्वाहिश है, और उम्र बढ़ भी जाए और बच्चे भी हों तब भी एक अपना घर हो सकता है, एक अपना मकान हो सकता है, अपनी ज़िंदगी हो सकती है। ये इसी किस्म के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जो कि कोई तीसरा चौथा बंदा दे रहा है कि उसे अपने घर में ही रहना चाहिए, उसे यही करना चाहिए, यानी कि फिर वो शादी नहीं कर सकती, चाहे उसकी उम्र छोटी हो या बड़ी हो। सवाल इसका है कि अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो क्यों ना करे। इसमें मैं प्रॉफिट के एग्जाम्पल फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर हज़रत खदीजा के 3 बेटियाँ थी मौजूद थी, और उन 3 बेटियों समेत वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई है, उनके यहाँ आई हैं, और उन बेटियों को बेइंतहा प्यार मिला है। उनका जो डेवलपमेंट में उनके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं आई, उनकी बेहतरीन शादियाँ की गई हैं, और पूरा सपोर्ट उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि उनकी सारी फैमिली की तरफ से मिला, और उनको फर्स्ट लेडी ऑफ इस्लाम का उनको मर्तबा मिला। और उनकी बेटी हज़रत फातिमा, सारी दुनिया जानती है कि हज़रत फातिमा का क्या मकाम दुनिया के अंदर है, कि उनको जन्नत की औरतों का सरदार कहा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग जो अपने आप को बहुत ही मजहबी समझते हैं, और समझते क्यों हैं, होंगे ज़रूर, और उसको फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ही ज़रूरी और महीन और ख़ास बात ये है कि अगर तीनों बेटियों को इस कदर मोहब्बत और इतनी अच्छी जगह मिली, तो क्यों नहीं आप अपनी बेटियों या अपनी बहुओं बहनों को शादी करने की इजाज़त देते हैं। ऐसे में 2 बात कहना चाहूँगी। पहली ये है कि जो मैं फाइनेंशियल बात कह रही थी कि जो विडोज़ का स्टेटस है हमारे मुल्क में ही नहीं और भी जगहों पर, हमारे साउथ एशिया में, उसमें एक बहुत बड़ा जो उसका फैक्टर है, जो उसकी वजह है, वो ये है कि फाइनेंशियली औरतें किसी पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो ये 2 जो एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मैं क्योंकि सोशल वर्क करती हूँ, मैं बच्चियों के साथ काम करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है करना कि बच्चियों को तालीम मिले। और तालीम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 5वीं 6ठी पास हों और आपने घर में कुरान शरीफ पढ़ ली हो तो वो आपकी तालीम हो गई, वो नहीं। आप BA करें, MA करें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बने, क्योंकि कल किसके साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता। देखिए, तालीम जो है वो किताबों से ही नहीं होती, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बहुत सारे डिमेंशन से होती है। पढ़ना ज़रूर चाहिए, मगर कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिग्रीज़ पे डिग्रीज़ हासिल करें। बहुत ज़रूरी यह है कि आपके अंदर अपनी पर्सनल क्या काबिलियत है,
अगर जैसे कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक नृत्यांगना हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि किसी भी कोई भी एस्पेक्ट और इशू हो, कोई भी मौजू हो, हम बात कर सकते हैं उस पर, क्योंकि कलाकार तो हर तरह से जीता है, वो बार बार अलग अलग कहानियों में अलग अलग किरदार बन के आता है, और ज़िंदगी जो है वो इस तरह से जो है वाइड विजन की होती है। तो एजुकेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन इन थ्रू द बुक्स, बट इट इज एजुकेशन ऑफ अ वाइड थॉट एजुकेशन। सबसे बड़ी ये है कि आदमी कैसे जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी कैसे गुजार सकता है, उस फन को समझना और उस फन को अपनी जिंदगी के अंदर उसको दाखिल होने देना, और उससे सारे फैमिली को किस तरीके से एक साथ रखकर कर सकते हैं, और अगर आप करियर ओरिएंटेड भी हो रही हैं तो किस तरह फैमिली और करियर के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो हुनर जो है वो भी तालीम का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि ज्यादा जरूरी है। हाँ, और वो गहरी सोच से आता है, जिंदगी को खूबसूरती से अपने एक्सेप्ट करने से आता है और समझने से आता है। और मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है ज़िंदगी में कि आप जितना फ्लेक्सिबल होते चले जाएं तो ज़िंदगी अपने आप आपको अपने आगोश में ले लेती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ बात की थी कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डाल रहे थे उस बात पे। तो बताइए क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट मिली क्या है कि किसी भी इस तरह की जो है वो स्कीम बनाती है, योजना बनाती है, और उसको रन करने के लिए किसी गवर्नमेंट की एजेंसी को दे देती है। उस एजेंसी का उसमें तजुर्बा है या नहीं है, इसका ख्याल उतना नहीं रखा जाता। तो इसके लिए गवर्नमेंट को उस तरह की पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एजेंसी है जो लोगों के बीच में एक्टिव पार्टिसिपेशन, एग्जैक्टली, हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो, उनमें जुस्तजू तो हो, जुस्तजू हो। तो वो होने के बाद, जुस्तजू अगर उनमें है तो उसके बाद वो उनके साथ मिलके काम करें, और फिर वो बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसा लगे कि उनके आसपास की ही बात है ये चीज़ें, और उनके अंदर, उनके सोसाइटी में जाके, उनके सिस्टम में जाके इसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में जो विडो हैं। जी 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 जी। और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद फिर वो देखें, उसकी बाकायदा लिस्टिंग करें कि कितने ऐसी हैं जो इस मकाम पे हैं जहाँ पे वो दोबारा से अपनी लाइफ शुरू कर सकती हैं, कितने ऐसे कैटेगरी में हैं जिनको अब दोबारा लाइफ शुरू ना करके बल्कि एक ज़िंदगी का आखिरी दौर है जहाँ पे उनको एक अब है कि भाई अब अच्छे से एक बेहतर, इसके बारे में थोड़ी सी और हम बातचीत ज़रूर करेंगे। मैं तो ये बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि अफसोस की बात है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे सिस्टम के लिए सोशल इश्यूज़ की वो वैल्यू नहीं है, वो प्रायोरिटी में नहीं है। उनके लिए सारी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ जा रही है, कितना बजट का एलोकेशन कहाँ हो रहा है, उनकी इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं है असल में कि इंसानी ज़िंदगी में एक फैमिली सिस्टम की वैल्यू कितनी है, उसका कितना बड़ा रोल है। बल्कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आजकल तो हर चीज़ मार्केट डिटरमिन्ड है, और मार्केट वैल्यू की जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फैमिली सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करने में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ना कि फैमिली सिस्टम की बका के लिए। तो सारी कोशिशें इस तरफ हो रही हैं कि शादी को डिले किया जाए, शादी ना हो। तो हम एक दूसरी बात कर रहे हैं कि विडो इनफैक्ट अगर फैमिली सिस्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट ह्यूमन लाइफ का नहीं होता। अगर फैमिली सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ह्यूमन लाइफ कभी एक पीसफुल ह्यूमन लाइफ नहीं हो सकती, और उस पीसफुल लाइफ में मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हर मर्द और हर औरत का ये हक भी है और उसको चाहिए कि वो मैरिड ज़िंदगी गुजारे। इसलिए विडो की मैरिज के लिए गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट शो करना चाहिए या उनके तमाम जो उनके हुकूक हैं उनके लिए जो तवज्जो होनी चाहिए सरकार की, हुकूमत की वो तवज्जो उस तरफ नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रायोरिटीज़ और हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो शादी नहीं कर रही हैं अब, इन्हीं सब वजहों से। आज पढ़ लिख गई हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने अपने फील्ड में खड़ी हैं, और वो शादियां ही नहीं कर रही। हम इस पे बात करेंगे थोड़े से कुछ बाइट्स देखने के बाद। क्योंकि वो उसको डॉटर ऑफ लॉ कहते हैं, कि उसका मतलब है कि वो उनकी एक बेटी है, तो अपना वो घर छोड़ कर आई है। तो अगर कभी मिसहैपनिंग हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो भले उसके बेटा बेटी कोई हो या ना हो, बट उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी लाइफ को बेटर बनाए। अब उसके फर्स्ट पेरेंट्स वही हैं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि उसको फिर से अपने पेरेंट्स के पास जाओ तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हीं को एक अच्छा स्टेप उठाना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए
और सबसे बड़ी बात है कि शी शुड बी वेल क्वालिफाइड। उसके ससुराल वालों को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि उसे कोऑपरेट करें, उसे सहारा दें, सपोर्ट करें ताकि उसे डिप्रेस ना हो जाए कि उसके पति की डेथ हो गई है। उसका अपना एक आइडेंटिटी बाद में अलग से बन जाती है। इट नॉट डिपेंड कि वो पेरेंट्स के पास चली जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी वो दूसरी शादी करवा दें। कितनी अच्छी बात है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि औरत करियर कॉन्शियस हो, लेकिन करियर कॉन्शियस और मैरिज के दरमियान जो एक किस्म का कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया गया है, उससे मुझे बड़ी मुखालफत है। मैरिज का करियर से कोई बराह रास्त लिंक नहीं है। करियर वुमेन होने का मतलब ये कहाँ बैठता है कि आप मैरिज ना करें, शादी ना करें। तो करियर अपनी अलग जगह पर है, करियर को परस्यू कीजिए। होपफुली कि आपका जो इन लॉज हैं वो आपकी उसमें मदद करेंगे। नहीं होता ना, इसलिए अक्सर डर नहीं नहीं होता, है तो इसलिए जो है वो, तो उसमें भी फिर ये देखना है औरत को कि उसके बच्चों का फ्यूचर और उसके एतबार से दोनों में से कौन सी चीज़ प्रेफरेबल है। पर जावेद साहब, इसमें देखिए, ये मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि विडो रीमैरिज हो, मैं इसको फुली सपोर्ट करती हूँ, पर उस औरत का खुद का डिसीजन होना चाहिए अल्टीमेटली कि वो सच में दूसरी शादी करना चाहती है या नहीं। किसी के खाविंद नहीं रहते हैं तो उसके लिए एक सिर्फ यही रास्ता नहीं रहता कि वो दूसरी शादी कर ले। और वो इसलिए आई थिंक कि जब हम औरतों की बातें कर रहे हैं, हम बेवाओं की बातें कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली ये जो रीमैरिज की बात करने लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें सॉल्यूशन के तौर पे उन्हें देना चाहिए, क्योंकि फिर हम वही गलती कर रहे हैं जो हम जनरली औरतों के साथ करते हैं कि तुम्हें तो एक सरपरस्त चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं मैरिज के खिलाफ या प्रो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप औरत को कम से कम एक चॉइस तो दीजिए कि वो सच में करना चाहती है या नहीं करना चाहती है शादी। ये रीमैरिज की जो बात हुई उसमें ये कतई नहीं आता है कि ज़बरदस्ती की बात, ये रीमैरिज में ऑलवेज एक कंसिडरेशन की बात है, क्योंकि मैरिज दैट इज़ टोटली, वो पूरी तरह से ये इस पे है कि दोनों की मर्जी शामिल हो। जी, बट लाइफ जो है वो सिर्फ मैरिज से ही नहीं बनती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। नहीं, मैं समझ गई आप लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग कोई इतना अलग बात भी नहीं कह रहे। उनका कहने का मकसद ये है, जावेद साहब का, कि शादी और करियर दोनों बहुत ही अच्छी तरह से संभाला जा सकता है और पैरेलल एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है जो भरपूर है। और आप इसका हल क्या देखते हैं इन मसलों का, और आपकी क्या राय है, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं, उसके बारे में चंद लफ्ज़, चंद शब्द। NGOs का रोल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एटलीस्ट एक NGO की जिम्मेदारी हो कि वो तमाम इन इश्यूज़ को एड्रेस करे, और इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के बाद में वो लोकल लेवल पर जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरह की कोशिशें करें कि जो एक विडो है उसकी तमाम सिर्फ मैरिज ही की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी अदर प्रॉब्लम्स भी हैं। उसके फैमिली में अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो उस हैरेसमेंट के खिलाफ भी वो उठ खड़े हों। अगर उसको कहीं करियर में हेल्प हो सकती है तो उसके करियर में भी हेल्प की जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो, एक हर तरीके से उसकी मदद की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए और NGOs को इसमें इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। शरीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा जो स्टेप हम ले सकते हैं वो अपनी फैमिली यूनिट में लें, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आपके हेल्प पे तभी आती हैं जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आप उनके पास दौड़ कर जाते हैं या सरकार के पास दौड़ कर जाते हैं। पर तैयारी ज़रूरी है कि उससे पहले हो, जिसमें पहली चीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपनी बच्ची की बनाइए। हर महीने खाते में उसके कुछ डालिए, जो चाहे उसकी शादी हो या ना हो वो उसका हिस्सा है। दूसरी चीज़, इनहेरिटेंस में जो उसका सच में हक बनता है, जब वो बेवा भी हो जाती है तो वो इनहेरिटेंस उसे मिले, ये परिवार को सबसे पहले फाइट करना पड़ेगा। और थर्ड चीज़ ये है कि अपनी बच्ची को आप इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं कि कल को अगर कुछ हो जाए तो वो खुद बहुत से काम कर सके। कई बच्चियों को यही नहीं पता होता कि मेरे हस्बैंड किस ऑफिस में काम करते हैं, कौन सी बस पकड़ के मुझे जाना है, कौन सा 3 व्हीलर, मेरा बैंक कहाँ है, मेरे बैंक का खाता क्या है, नंबर नहीं पता, आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं सुनने में कि तुम अभी किसी वही तो तुम्हारे भाई हयात हैं कि तुम क्यों ये सब चीज़ें बात कर रही हो, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हादसा हो जाता है ना, जब हादसा हो जाता है तो फिर आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन तभी हेल्प करेगी जब आप खुद कुछ कर सकेंगे, अपनी मदद आप फाउंडेशन खुद बनाना चाहिए। तो ये साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नबी साहब, आप कि शौहर के साथ उसे वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जो उसके शौहर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो फेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल अवेयर रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ में, क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है, कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है।
लाइफ इंश्योरेंस एक इतना बड़ा फैक्टर है जो लोग भूल जाते हैं। कई लोगों को थोड़ा इसमें सुपरस्टिशन भी होता है कि हमने लाइफ इंश्योरेंस करा ली मतलब हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। पर आपके अगर खाविंद का लाइफ इंश्योरेंस है या आपकी खुद की है तो इंस्टॉलमेंट जो उसकी भरनी है, जो आपकी मंथली जाती है, उसका ख्याल आपको भी रखना है, सिर्फ आपके शौहर को नहीं रखना है। मैं खुद ऐसे पर्सनली एक लेडी को जानती हूँ जिनकी किस्त ड्यू थी आज और वो करना भूल गए। उनके हस्बैंड वो जियोलॉजिस्ट थे, 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई और वो 4 बच्चियां पीछे छोड़ के गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने उनको 5 साल लगाए हैं क्लेम देने में। तो देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीज़ हैं। ये कहना बहुत अच्छा है, हमें जो है विडोज़ की रीमैरिज बहुत अच्छी बात है, पर वो रीमैरिज आप रीमैरिज होके फिर एक ऐसी जगह चले जाएं जहां आपका कोई अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं और है। ऐसे में नहीं हो सकता। किससे शादी कर रहे हैं और उस इंसान का क्या है, सोच उसकी क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत कुछ हासिल भी हुआ। थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो आज की बातचीत से मेरे ख्याल में हम इस बात पे पहुंचते हैं कि एक औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसे ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट, सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक औरत अपने लिए इकनॉमिकली अपने खुद टांगों पे खड़ी हो सके और फिर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सके और फिर ये डिसाइड करे कि वो फिर से शादी करना चाहती है या वो अकेले ही अपने बच्चों के साथ या फिर खुद अपने आप कुछ बनना चाहती है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नीलिमा अज़ीम को इजाज़त दीजिए। सलाम।